चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट करता है। मीन्स अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि अगर आप कैथोड रेज है, अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो इसका एग्जैक्ट सेम शैडो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो क्रिएट कर रहा है अगर कैथोड रेज, इट मीन्स कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो चलिए आप प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, नोट करें। कैथोड रेज फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन as they cast shadow of object, as they cast shadow of object। सेकेंड पॉइंट ये देखा गया कि अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइट व्हील पैडल रख दो, मतलब आपने लाइट व्हील पैडल लिया और अगर आप लाइट व्हील पैडल अगर यहाँ पे रख दोगे, लाइट व्हील पैडल में जस्ट कुछ ऐसा रख दो आप ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, ये व्हील पैडल रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं, बहुत ही लाइट व्हील पैडल अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये लाइट व्हील पैडल रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स इस लाइट व्हील पैडल को काइनेटिक एनर्जी मिला, रोटेट हो रहा है, मीन्स इसके पास वेलोसिटी आ गया, मास ऑलरेडी है, मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी कैथोड रेज से आया होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों, कैसे देखा हमने, बिकॉज दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप नोट करें, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv²। मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी है मीन्स इसके पास मास भी होगा, राइट। आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और मास, दे हैव काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में, और मास ब्रैकेट क्लोज करें, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी एज दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल, एज दे कैन रोटेट लाइट व्हील पैडल। थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो कैथोड रेज है, सिंस पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड के साइड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके साइड में मूव कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कैथोड रेज पे चार्ज क्या होना चाहिए। सिंस ये पॉजिटिव के साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स इस पे चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट, कैथोड रेज पे चार्ज क्या होना चाहिए, तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों, बिकॉज ये एनोड के साइड में अट्रैक्ट होते हैं। तो थर्ड पॉइंट नोट करें आप, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड as they are attracted towards, as they are attracted towards positively charged anode, as they are attracted towards positively charged anode। तो ये था पॉइंट नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो ये चीज़ आप 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, लेकिन जस्ट मैं नोट कर लेते हैं पॉइंट कि अगर कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास, ये जो रेशियो है चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो है, अगर आप कैथोड रेज के लिए फाइंड करो, मतलब ये है कि आपने एक कैथोड रे लिया, कैथोड रे का चार्ज फाइंड करो, इसका मास फाइंड करो, चार्ज अपॉन मास का वैल्यू फाइंड करोगे,
तो ये वैल्यू कांस्टेंट मिलता है, मीन्स ये वैल्यू मिलता है 1.76 इंटू 10⁸ चार्ज का यूनिट होता है कूलम पर केजी। तो कैथोड रेज के लिए चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी आता है। और ये चार्ज बाय मास रेशियो है। अगर आपने मान लो यहाँ पे गैस चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे कंटेनर में गैस था, एक बार आपने O2 लिया तब एक्सपेरिमेंट किया, एक बार आपने N2 लिया फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक बार लेट से आपने सोडियम ले लिया फिर एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स आप गैस चेंज करते जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट आ सकते हैं कि सोडियम गैस कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, सोडियम सॉलिड होगा, हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, बहुत हाई टेम्परेचर के बाद वो वेपर बन सकते हैं। मीन्स कोई भी एलिमेंट ले लें, हाई टेम्परेचर पे वेपर बन सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर आप यहाँ पे लेंगे और अब इलेक्ट्रोड भी कोई भी ले लें, अगर आप देखेंगे जो भी कैथोड रेज मिल रहा है, कैथोड रेज के लिए चार्ज अपॉन मास वैल्यू ये कांस्टेंट होता है। आप नेचर ऑफ गैस चेंज करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे, चार्ज बाय मास का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो चलिए पहले ये पॉइंट जस्ट नोट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए कि चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी, and it is independent of nature of gas and nature of electrode, and it is independent of nature of gas and nature of electrode। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखा, बहुत ही सिंपल से 9th 10th में आपने पढ़ा भी होगा, जस्ट रिवीजन है आपके लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी था दे हैव काइनेटिक एनर्जी और मास। ये क्यों बोला? बिकॉज दे कैन रोटेट लाइट विल पैडल। थर्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज बाय मास वैल्यू is 1.76 into 10⁸ कूलम पर केजी and it is independent of nature of gas and electrode। ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे सॉल्व किया था साइंटिस्ट भाई लोगों ने, ये आपको 12th में पढ़ना है फिजिक्स में। तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये वैल्यू डिराइव करना है, ठीक। लेकिन अभी सिंस इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का फिजिक्स यूज़ होगा, इसलिए अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन, ठीक। तो ये था 4th प्रॉपर्टी कैथोड रेज का। इसके बाद एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग दिया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जस्ट मैं इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ और ये एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी ऑलमोस्ट डेरिवेशन वाले पार्ट हैं वो आप एक बार और पढ़ोगे फिजिक्स में 12th में, मतलब 12th चैप्टर में फिर से एक बार 12th में ये चैप्टर पढ़ना है। अभी जस्ट हम बेसिक पढ़ रहे हैं। देखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं जस्ट सिंपल सा सेटअप बना देता हूँ।
नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। जब ये डायग्राम जस्ट बना लें आप। इतना काफ़ी है। सिर्फ ये डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर लें और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। जल्दी चलिए ड्रॉ करें आप, या फिर वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ कर लें। अब चलिए समझने का ट्राई करते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा जस्ट सेटअप बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में ऑयल है, ठीक, और ऑयल से अटैच्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, एटोमाइज़र बोलते हैं हम। तो एटोमाइज़र का काम क्या है कि ये ऑयल को बहुत ही हाई प्रेशर पे यहाँ पे इस कंटेनर में, यहाँ से ऑयल इस कंटेनर में आएगा और एटोमाइज़र से पास होते ही आप मान सकते हो ऑयल का जस्ट ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा, एक एक ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा ऑयल का। तो फिर से ऐसे ऑयल तो बहुत लिक्विड होगा, लेकिन जैसे ही एटोमाइज़र के थ्रू पास होगा आप समझ सकते हैं जस्ट एक एक ऑयल का पार्टिकल यहाँ से बाहर जाएगा, राइट। और फिर से यहाँ पे एक्सरे है। एक्सरे बेसिकली आयोनाइज़र है। आयोनाइज़र का मतलब है ये क्या करेगा कि इस कंटेनर में पहले से गैस प्रेजेंट रहा होगा, राइट। अब ये जो गैस है, इस गैस पे जैसे ही आप एक्सरे यहाँ से आएगा, मान लीजिए कि आपके पास सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम है, ठीक। सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने शायद पढ़ा होगा 281 होता है। मीन्स सोडियम के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। तो अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आप चाहें तो यहाँ से ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में है, इसको रिमूव करना रिलेटिवली ईजी है। तो अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके लिए अब ये इसको बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, मीन्स आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तो ही बाहर निकलेगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एकदम सिंपल वे में आप समझें। जैसे सिर्फ मैं जैसे बोल रहा हूँ सिर्फ उतना सोचो आप कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एनर्जी चलिए अब मैं आयोनाइज़र से दे रहा हूँ। आयोनाइज़र का मतलब है ये जस्ट इस एलिमेंट को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करेगा मीन्स आयंस में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी गैसेस प्रेजेंट होंगे तो गैसेस पे ये एक्सरे क्या करेगा, गैस को आयोनाइज करेगा। तो आयोनाइज करेगा तो गैस कन्वर्ट होगा आयंस में, एक तो केटायन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्लियर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस केटायन बनेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा होल रहेगा। एक्सरे ने यहाँ पे जो भी गैसेस प्रेजेंट थे उस गैस को एक्सरे ने आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करने के बाद आपको केटायन मीन्स प्लस चार्ज भी मिला होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस चार्ज भी मिला होगा। ये प्लस माइनस कहाँ से मिला, तो ये आयोनाइजर से मिला। अब क्या होगा, ये जो ऑयल के ड्रॉप थे, ये ऑयल के ड्रॉप इस पॉजिटिव पे भी अटैच हो जाएंगे और इस नेगेटिव चार्ज पे भी जस्ट अटैच हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव भी रहेंगे, उन पे ऑयल के ड्रॉप अटैच हो जाएंगे
और नेगेटिव रहेंगे उन पे भी ये अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपको पता है कोई भी चीज़ एयर में है तो ये नीचे गिरेगा, तो ये क्या होंगे, ये नीचे अब गिरना स्टार्ट होंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल तो इधर ये एक प्लेट है और एक नीचे भी मैंने प्लेट लगाया है। इस प्लेट को मैंने बैटरी से, यहाँ पे बैटरी दिख रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने अटैच किया है इस वाले पार्ट से। ये जो प्लेट दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, नेगेटिव टर्मिनल से मैंने नीचे वाले प्लेट को अटैच किया है। और ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ये बेसिकली सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मीन्स शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जस्ट ऐसे सिलेंडर होगा, नीचे भी जस्ट ऐसे सिलेंडर होगा ये, ठीक। अब सिलेंड्रिकल है, ये प्लेट भी सिलेंड्रिकल रहेंगे और सिलेंड्रिकल शेप में सेंटर में जस्ट होल है। अब क्या होगा, ये जो सिलेंड्रिकल प्लेट था, ये जो सिलेंडर था, बॉटम पार्ट को तो मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया है और ये जो मिडल पार्ट है इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया है। मैंने डायग्राम 2D में बनाया है। अब क्या करना है आपको, जो भी पार्टिकल इस साइड में गिरे, यहाँ पे गिरेंगे, ये तो यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन कुछ ऑयल के पार्टिकल होंगे जो इस होल के थ्रू नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो एक पार्टिकल मान लो प्लस भी नीचे आ गया, माइनस भी नीचे आ गया, लेट्स से ऐसे प्लस माइनस, बहुत सारे प्लस माइनस भी इस होल के थ्रू नीचे आएंगे। जैसे ही ये नीचे आएंगे, थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लेते हैं इस पे मास m है, ठीक, प्लस वाले का भी माइनस वाले का भी मास कुछ रहेगा, लेट्स से m1 है, माइनस वाले का मास m2 है। एक चीज़ आप पढ़ोगे कि कोई भी मास m है तो पार्टिकल है, अगर मास m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F = mg। क्लियर है? अब क्या होगा, इन दोनों पे mg फोर्स, इस पे m1g फोर्स नीचे लगेगा, इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड, ये फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इस पे लगेगा m2g। ये फोर्स कहाँ से आया, कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है F = mg, तो ये mg फोर्स दोनों पे नीचे लगेगा। प्लस एक और फोर्स आएगा, आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन, माइनस माइनस में रिपल्शन होता है। तो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होने से क्या होगा, ये प्लेट इस पर फिर से एक माइनस एंड प्लस मीन्स चार्ज के कारण जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड रहेगा। तो मैं इसको Fe बोल देता हूँ। Fe मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर डाउनवर्ड होगा। चलिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्टिकल है इस पे mg फोर्स भी नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे है। मीन्स ये पार्टिकल जैसे ही इस होल के थ्रू पास होगा ये नीचे आते जाएगा और बॉटम में सेटल हो जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल पे क्या होगा, m2g फोर्स, mg फोर्स नीचे, लेकिन माइनस एंड माइनस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन फोर्स को अपोजिट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझें, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 1, सेकेंड ऑब्जेक्ट है 2। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकेंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स का साइन लेफ्ट साइड में होगा, मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकेंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स का साइन अपोजिट होगा। रिपेल करेगा तो साइन इधर, अट्रैक्ट करेगा तो साइन इसके साइड में। तो सिंस ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इसमें जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर होगा। इतना क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि mg फोर्स नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है डिपेंड करेगा आपने वोल्टेज कितना रखा है। मतलब कम वोल्टेज है तो कम वोल्टेज मतलब एकदम देसी में समझें कि माइनस और प्लस चार्ज बहुत ही कम रहेगा। आप ऐसे इमेजिन करें, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा मीन्स माइनस एंड प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा होगा।
तो माइनस प्लस बहुत ज़्यादा होगा तो फिर माइनस एंड इस माइनस में रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिपल्शन है ये भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? आपको क्या करना है, मिलगन ने क्या किया था बेसिकली कि यहाँ पे एक इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक टेलीस्कोप यूज़ किया था। जब मैं जस्ट ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ये टेलीस्कोप है, सॉरी टेलीस्कोप बोलो, माइक्रोस्कोप है, ठीक। माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि आपको इन दोनों पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो तो बॉटम में सेट हो जाएगा, वो तो नीचे ही जाने वाला है। लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर मैं वोल्टेज चेंज करूँगा, वैरी करूँगा, तो ये फोर्स वैरी कर सकता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, वोल्टेज को ऐसे एडजस्ट करना है, वोल्टेज को आपको ऐसे एडजस्ट करना है सो दैट ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए। अगर वोल्टेज बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम रहेगा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इस बैटरी का वोल्टेज ऐसे एडजस्ट करना है सो दैट ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए। तो जिस मोमेंट पे, जिस वोल्टेज पे ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो मान लो एक पार्टिकल है, दोनों इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये पार्टिकल किस साइड जाएगा? अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं मीन्स ये कहीं जाएगा क्या? नहीं, मीन्स ये रेस्ट पे हो जाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट के लिए कंडीशन क्या होगा? एट रेस्ट F इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू M2G। क्लियर है? तो आपने कितना वोल्टेज एडजस्ट किया था वो आपको पता है। इस इक्वेशन को, ये जो F इलेक्ट्रिक है, अगर आप फिर से 12th में पढ़ेंगे, जब F इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी नहीं बताने वाला। F इलेक्ट्रिक का फॉर्मूले में चार्ज का टर्म आएगा, तो जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे, वोल्टेज नोन है, जस्ट आपको चार्ज अननोन होता है। तो अगर चार्ज अननोन है तो आपको इक्वेट करने पे चार्ज का वैल्यू मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? माइक्रोस्कोप से देखना है कि किस वोल्टेज पे ये नेगेटिव चार्ज रेस्ट पे आ रहा है। जैसे ही आपको नेगेटिव चार्ज रेस्ट पे मिल गया, वो वोल्टेज नोट करना है। वोल्टेज मिल गया, F इलेक्ट्रिक बेसिकली होता है चार्ज इनटू वोल्टेज होता है, वो हम अब बाद में पढ़ने वाले हैं। तो वोल्टेज मिल गया, जस्ट चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करने पे इस इक्वेशन से मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको 12th में करना है, लेकिन जस्ट यहाँ पे 11th में जस्ट आपको ये एक्सपेरिमेंट समझना था। तो जब मिल्किन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और जब सबकी इन्होंने रिज़ल्ट जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने ये देखा कि वैल्यू ऑफ चार्ज जो मिल रहे थे इनको, वैल्यू ऑफ चार्ज ये मिल रहा था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ केसेस में इनको मिला 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ केसेस में 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ केसेस में ऐसे ही 10 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ केसेस में ऐसे ही 100 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ इनको ऐसे ही रिजल्ट मिल रहे थे, राइट। मीन्स मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि ये मिल रहा था n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये चार्ज का वैल्यू था। चलो मैं इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चार्ज को। तो ये चार्ज का वैल्यू मिल रहा था। ये मिल्किन को यहाँ से एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिला था। तो मिल्किन ने मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड किया, चलो मैं आपको एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिर्फ अभी थियोरेटिकल पार्ट समझना है, न्यूमेरिकल पार्ट आप 12th में पढ़ने वाले हैं। मिल्किन ने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में गैस था, गैस से अटैच आयोनाइज़र था।
आयोनाइज़र क्या करेगा, गैस को आयोनाइज करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। फिर ऑयल था, ऑयल को एटोमाइज़र के थ्रू पास करने से ऑयल के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे थे, वो ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे अटैच हो जाएंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नीचे गिरेंगे, एक सेंटर पे होल था, इस होल के थ्रू दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव नीचे आ रहे थे। अब अपन ने क्या किया, मिडल वाले पार्ट को एंड बॉटम वाले पार्ट को प्लस एंड माइनस से अटैच कर दिया। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल था इस पे mg फोर्स भी नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लग रहा था, क्योंकि माइनस एंड प्लस में अट्रैक्शन होता है। तो ये नीचे आ रहा था, इसलिए ये जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल होंगे सब बॉटम में सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो नेगेटिव पार्टिकल थे उन पे mg फोर्स नीचे लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा था, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। तो हमने माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा कि जिस वोल्टेज पे ये नेगेटिव चार्ज रेस्ट पे आ रहा था उस वोल्टेज को हमने नोट किया और फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि जब रेस्ट पे है तो F इलेक्ट्रिक शुड बी इक्वल टू mg का वैल्यू आपको पता होता है। F इलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिक होता है। फॉर्मूला कहाँ से आया हमें नहीं पता, हम ये बाद में पढ़ेंगे। आपको वोल्टेज पता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको चार्ज का वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलेगा। मिल्किन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इनको जो चार्ज का वैल्यू मिला था वो हमने यहाँ पे समराइज़ किया है। इन्होंने एक चीज़ देखा कि जो चार्ज का वैल्यू है, चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये n टाइम्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिल रहा था, राइट। तो यार अब यहाँ से बोलो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होगा तो n इक्वल टू नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 होता है। तो अगर आप पुट करोगे तो Q इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। क्लियर है। तो मिलिगन ने ये सोचा यार कि इस एक्सपेरिमेंट को देख के सोचा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली किसी पार्टिकल पे होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब डेटा को समझना। मान लो ये डेटा एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे वन पार्टिकल पे चार्ज ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ऐसे 2 पार्टिकल होंगे तो इन पे चार्ज 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होंगे। ऐसे मान लो अगर 3 पार्टिकल हैं तो इस पे चार्ज 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गए। अगर मान लो यहीं पे 100 पार्टिकल रहे होते तो 1 पार्टिकल पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 100 पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, 100 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो ये जो पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है Q इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही बेसिकली है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर चार्ज हो जाएगा 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो चलिए अब ये जल्दी से नोट कर लें। या फिर वीडियो पॉज कर लें, और वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं जल्दी से। हो गया। चलिए अपन अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये था मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक चीज़ हमने देखा यहाँ पे कि जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एक चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज चाहिए तो नेगेटिव चार्ज का ओरिजिन ही इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं मॉड ले रहा हूँ सिर्फ, एग्जैक्ट साइन के साथ माइनस हो जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए तो फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो जाएंगे, -1.6 इंटू 2 मीन्स -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अगर इससे आपको ज़्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आपको अब 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी नेगेटिव चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिलेगा नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज का वैल्यू। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलने वाला है कि यार जो नेगेटिव चार्ज के वैल्यू होते हैं ये ऑलवेज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। पॉइंट समझ में आया? मीन्स इसी का कोई मल्टीपल होगा नेगेटिव चार्ज। दुनिया में कहीं भी अगर आपको नेगेटिव चार्ज मिला तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। क्लियर है क्या? और इसी चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। देखो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 से लेके -3.2 इंटू 10⁻⁻19 के बीच में, इनके बीच में कोई नेगेटिव चार्ज का वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं। आपको -3.2 इंटू 10⁻⁻19 के बाद डायरेक्ट वैल्यू कौन सा मिलेगा, -4.8 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद नेक्स्ट चार्ज का वैल्यू क्या मिलेगा, -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लियर है? मतलब आप सोच सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है ये स्टेप वाइज इंक्रीज होता है। स्टेप वाइज मीन्स ये कंटिन्यूस इंक्रीमेंट नहीं है, ये कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलता है। और ऐसे प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होते हैं इनको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा ऐसे प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड होते हैं। तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो चलिए एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आप एक नोट में पॉइंट लिख लें, नोट में लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से ये कि लिखिए इसमें चार्ज इज क्वांटाइज्ड because its value does not increase. Charge is quantized because its value does not increase continuously. मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है अगर इसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता है तो फिर हम इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। अब आप सिंपल वे में समझो, जैसे कि मान लो आपने फ़ैन का रेगुलेटर देखा होगा। आपने देखा होगा मार्केट में फ़ैन का जो रेगुलेटर आता है, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और फिर 0 आ गया। आपने देखा होगा एक चीज़ कि मान लो यार 0 पे है और जैसे ही आप 0 से 1 करोगे तो फ़ैन का स्पीड चेंज हो जाएगा। 1 के बाद नेक्स्ट आपको 2 पे करना होगा, तब जाके फिर से फ़ैन का स्पीड चेंज हो जाएगा। 2 के बाद 3 करोगे तो चेंज होगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में अगर रख दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला। 3 से 4 के बीच में जस्ट 3 से वैसे 4 इंक्रीज करो, कुछ नहीं होगा, जस्ट 4 पे जाना पड़ेगा तब जाके स्पीड चेंज होता है। क्लियर है? लेकिन मार्केट में भी नए रेगुलेटर भी आते हैं जिसमें क्या होता है कि आप ऐसे इमेजिन करो, जस्ट आप ऐसे 0 पे हो, स्लोली ऐसे आप चेंज कर रहे हो और स्पीड भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। ये न्यू रेगुलेटर में ऐसा हो सकता है। अब क्या होता है कि जो पहले वाला रेगुलेटर है, जैसे 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे आपको स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट किस पे आना पड़ेगा, 3 पे, 3 के बाद डायरेक्ट किस पे आना पड़ेगा, 4 पे। तो यहाँ पे जो स्पीड में इंक्रीज़ है ये कंटिन्यूस नहीं है,
1 के बाद फिर आपको 2 जाना पड़ेगा, 2 के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे 3 जाना पड़ेगा, 3 से फिर आपको 4 जाना पड़ेगा। तो ये जो रेगुलेटर है अपन देसी में बोल सकते हैं ये क्वांटाइज्ड है। 1 से कंटिन्यूसली 2 पे नहीं गया, 1 से फिर आपको 2 पे जाना पड़ा, 2 से फिर 3 पे जाना पड़ेगा, 3 से फिर 4 पे जाना पड़ा। इनके बीच में स्पीड इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जो न्यू रेगुलेटर है आप जस्ट ऐसे स्पीड आप जस्ट इनको रोटेट करते जाओ और स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो ये जो रेगुलेटर है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ये क्वांटाइज्ड नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी जिनमें इंक्रीज या चेंज कंटिन्यूस नहीं होता है, स्टेप वाइज होता है, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। 1 के बाद 2, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ओल्ड रेगुलेटर भी क्वांटाइज्ड है, ऐसे बोल सकते हैं हम। समझने के लिए समझा। यहाँ भी आप देख रहे हैं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है चार्ज का डायरेक्ट -3.2 इंटू 10⁻19 ही मिलेगा। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन ये सारे वैल्यू चार्ज के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो चार्ज डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूसली। इसके बाद डायरेक्ट ये मिलेगा, इसके बाद डायरेक्ट ये मिलेगा, इसके बाद डायरेक्ट ये मिलेगा, इसीलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो कोई भी प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर उसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है, जस्ट स्टेप वाइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्वांटाइज्ड है। क्लियर है? तो हम ये बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूसली। क्लियर है? चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सेकेंड -2 इंटू 10⁻19 कूलम, थर्ड ऑप्शन -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, फोर्थ ऑप्शन -4 इंटू 10⁻19 कूलम, 4.2। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आप जल्दी से लिखें और ये ऑप्शन लिखें और आपको टिक करना है। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन होगा 1 और 3, बिकॉज आपको पता है कि चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू n। ये चार्ज का वैल्यू होता है। अगर n = 1 पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन 1 मिलेगा, n = 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1.6 तो हो जाएगा 3.2 मीन्स ऑप्शन 3 मिलेगा। n = 3 पे क्या मिलेगा -4.8 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तो ये भी नहीं होता है मीन्स अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, 2 और 4 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन होगा 2 और 4, राइट। चलिए ये अभी ये था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। लेकिन आज के लिए आपको होमवर्क है विंडो टू जेई मेन से शायद आपने कर लिया, नहीं विंडो नहीं, गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस्ड, और आपको क्वेश्चन करने हैं 1 to 20 स्टार्टिंग के मीन्स ऑब्जेक्टिव करने हैं आपको 1 to 20 गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस्ड 1 to 20 ऑब्जेक्टिव आपको अटेम्प्ट करने हैं। और सब लोग अपने डाउट्स आज पोस्ट करें। कल मैं आपको विंडो टू जेई मेन और विंडो टू जेई एडवांस्ड इनमें बहुत कम डाउट आपने पूछे हैं, और सेकेंड बैच तो कुछ पूछा ही नहीं है आपने डाउट एक भी। ट्राई करें, थोड़ा सा पढ़ाई करें आप, और कल मॉर्निंग में फिर मैं ये वाला
भी होमवर्क डिस्कस करूँगा, जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, मीन्स विंडो टू जेईई मेंस एंड एडवांस, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, राइट। थैंक यू।